हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं करता हूं आपको स्वागत इस चैनल में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर वन के लॉ। लॉ में क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारे बीकॉम सेमेस्टर वन। आप लोग अभी हमसे पूछ रहे होंगे कि सर कौन से यूनिवर्सिटी को आप पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, सारे यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहे हैं। लॉ को तो तुम चेंज नहीं कर सकते ना, लॉ तो हर यूनिवर्सिटी में कांस्टेंट रहते हैं। तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली अधिकतर यूनिवर्सिटी में, मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में, मैं तो बोलूंगा सारे के सारे यूनिवर्सिटी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, आपको बस पढ़ने से मतलब है। कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है, आपको बस पढ़ने से मतलब है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेजोर से पढ़ा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मेरे साथ रिवाइज कर लेना है फास्ट ट्रैक वे में। हाँ, बिल्कुल फास्ट ट्रैक वे में, क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये मेरे को पहले वादा चाहिए। करते हो? वादा कर दो। ओके। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे साथ आपको अच्छे से फोकस लगा के ये वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अच्छे से अपने घर में सेल्फ स्टडी कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने लोग। और लेट नहीं करते हैं ज्यादा, और बदमाशी बिल्कुल भी मत करना। बैठ के देखना, अपने टेबल पे देखना। ठीक है, चलो। तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है सच्ची। इसके भी फास्ट ट्रैक रिविजन्स मैं ले आया तुम्हारे लिए। चलो चलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है। किस चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है? मर्केंटाइल लॉ का। मतलब जो शाखाएं है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एक शाखा है। किसका शाखा है? मर्केंटाइल लॉ का। ये सब सब चीज मर्केंटाइल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ के अंदर आता है। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में अभी पढ़ते हैं सीधा। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए। आप देखिए, इसमें इस चैप्टर में, मतलब लॉ सब्जेक्ट में ही आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आप, मैं बेटर ट्राई करूंगा कि आपको एमसीक्यू वे में भी मतलब प्रिपेयर करना, और अच्छे वे में भी प्रिपेयर करना, कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कोई कोई अगर यूनिवर्सिटी में पूछे, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, तो आप अच्छे से उसको जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। द लॉ कमीशन सबमिटेड ए ड्राफ्ट ऑन 28 जुलाई 1866, मतलब 1866 को ड्राफ्ट दिया गया था, सबमिट किया गया था। और मतलब इनेक्ट कब किया गया? लॉ को इनेक्ट कब किया गया? देखिए, इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इनेक्ट कब किया गया था, साइन कब किया गया? ये 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट इनेक्ट किया गया था। ठीक है, और नाम पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और जो कम इनटू फोर्स ऑन, मतलब कि एकदम लागू कब से हो गया, लागू कब से हो गया ये एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बड़े पुराने लॉ है, ब्रिटिश के जमाने के लॉ है। ब्रिटिश ने ये लॉ लॉ को क्रिएट किया है। हमारे अंदर ये पावर नहीं थी तब। ब्रिटिश, ये लॉ को क्रिएट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, ये एक्ट को लागू कब से किया गया? 1 सितंबर 1872 से ये लॉ को लागू किया गया। ठीक है, ये लॉ को कब से लागू किया? 1 सितंबर 1872 को। लेकिन इनेक्ट कब किया गया था? 25 अप्रैल 1872। दोनों डेट्स को अच्छे से आप याद कर लीजिए, अपने बर्थडे की तरह। अपने बर्थडे को कभी बोलते हो, अपने दोस्त का बर्थडे को कभी बोलते हो, बिल्कुल इसी तरह इस दोनों डेट को भी अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तुम्हारे दोस्त के बर्थडे का दिन तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए याद करो। चलो, अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आता है ये भी पूछेगा तुमसे। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस लॉ मतलब एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, प्लस उसमें लॉ भी होना चाहिए। मतलब लॉ का भी, कानून भी रहना चाहिए उसके अंदर। मतलब कानूनी तौर से वो एग्रीमेंट साइन होना चाहिए।
कानूनी तौर से वो एग्रीमेंट साइंड होना चाहिए। कानूनी तौर से वो एग्रीमेंट साइंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एग्रीमेंट तो होना चाहिए प्लस ऑब्लिगेशंस भी होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट प्लस लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए तभी। अब देखो, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट। मैं मान लो, मेरा दोस्त मान लो एक आकाश है, ठीक है। मान लो मेरा दोस्त का नाम है आकाश, उसके साथ मैंने एक डील साइन किया, ठीक है, कि अगर 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 आकाश इस बार पास हो गया, अगर आकाश इस बार पास हो गया तो वो मेरे को समोसे खिलाएगा। मैं क्या किया? एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, ठीक है। ये चीज मैंने एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया कि अगर आकाश पास हो गया तो आकाश मेरे को क्या 4 समोसे खिलाएगा, 4 समोसे, है ना। उसने पूरा नहीं किया, वो बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया। तो मैं क्या किया? कोर्ट में चला गया। और कोर्ट वाले क्या किए? मेरे साथ बड़े अन्याय कर दिए यार, मेरे साथ तो बड़े अन्याय कर दिए, मेरे को धक्के मार के निकाल दिए। बोले कि निकलो यहाँ से। यही सब करने के लिए मेरे पास टाइम है क्या? तुम्हारा सोशल एग्रीमेंट को मैं क्या, तुम्हारे एकदम 2 रुपए के एग्रीमेंट को क्या मैं ऐसे चेक करूं? कोर्ट का टाइम वेस्ट करूं? तो इसीलिए जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसको लॉ सहमति देती है, जो एग्रीमेंट देख के लॉ सहमति देती है कि हाँ इसको ऑब्वियसली हम लोग एग्रीमेंट हिसाब से देख सकते हैं, उसको ऑब्वियसली। तो मैं आपको टिप्स बता चुका हूँ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, according to the terms of the section 10 of the act, an agreement is a valid contract if it is made of free consent of the parties। मतलब एग्रीमेंट को वैलिड कब माना जाएगा? एग्रीमेंट को वैलिड कब माना जाएगा? जब वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज के द्वारा क्रिएट किया गया। फ्री कंसेंट, सर फ्री कंसेंट कौन सा बला है? कुछ फ्री में मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं नालायको, सुनो मेरी बात। फ्री कंसेंट क्या होता है कि अगर मैंने किसी आदमी को धमकाया नहीं है, किसी आदमी को टॉर्चर नहीं किया है, किसी आदमी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया है, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। अगर वो अपनी मर्जी से, अगर वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट बनवाया है मेरे साथ, अगर वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट बनवाया है मेरे साथ, तो वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, वरना नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट बनवाया है मेरे साथ तो वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, वरना नहीं, है ना। वरना वैलिड एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वैलिड एग्रीमेंट कब माना जाएगा? जब वो अपनी मर्जी से वो क्रिएट किया है। ठीक है, चलिए। On analyzing the definitions of the contract, you will notice that contract essentially consists of two elements। तो कॉन्ट्रैक्ट मैं बोला ही था, सबसे पहले तो एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, मैं बोल दिया था पहले। एग्रीमेंट क्या होता है सर? बहुत बहुत बार आप एग्रीमेंट 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 बोल बोल के पका दिए। तो यहाँ देखिए, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसका सहारा अगर मैं आपको दूं, अच्छा एग्रीमेंट किस सेक्शन में आता है सबसे पहले तो ये पढ़ो और याद करना। ये सब चीज बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये याद नहीं करोगे तो बिल्कुल एग्जाम में एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर लेते रहना। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के तहत ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के तहत ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा गया है। क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के तहत ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा गया है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? ऑफर। मैंने किसी को ऑफर दिया और वो बदले में अगर एक्सेप्ट कर लिया, तब मैं उसको एग्रीमेंट बोलूंगा। ऑफर, मैंने ऑफर दिया, मैंने मेरे दोस्त आकाश को ऑफर दिया कि चल साथ में बिजनेस करते हैं। उसने अगर वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने अगर वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तब हम लोग उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। सिर्फ अकेला मेरा ऑफर देने से एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो जाएगा, तब वो बेवकूफी कहलाएगा। मेरा ऑफर देने से एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर, एग्रीमेंट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एक्सेप्टेंस। आप लोग बेवकूफों की तरह लिख के आते हैं एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर, नहीं, एग्रीमेंट इक्वल टू
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर भी रहना चाहिए और उसको एक्सेप्टेंस भी मिलना चाहिए, तभी जाके वो एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ते हैं। In order that agreement may be defined as a contract, it must give a rise to legal obligations. It must be enforceable by law. मतलब कि क्या, वो enforceable by law होना जरूरी है, एग्रीमेंट को enforceability मिलना जरूरी है। An obligation which is not enforceable by law is not regarded as a contract। मतलब जो enforceable by law नहीं है, जो लॉ के तहत ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं है, जो जिसको enforceability नहीं मिली हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोशल सोशल एग्रीमेंट्स तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ कि आप 1 साल बाद मेरे को, वाइफ ने बोला कि आप 1 साल बाद मेरे को हीरो का हार दिलवाओगे वरना मैं आपको कोर्ट में घसीट दूंगी। ठीक है, इसके लिए वाइफ ने इतना बड़ा चौड़ा ऑब्वियसली हीरो का हार के लिए इतना बड़ा चौड़ा एग्रीमेंट लिख के साइन वाइन करवा लिया। बाद में कोर्ट में गया, कोर्ट में वाइफ को जलील होना पड़ा, बोला कि जाइए अपने घर में झगड़े कीजिए, यहाँ झगड़ा करने मत आइए, बिल्कुल नॉनसेंस। तो वही, चलिए अब पढ़ते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ते हैं, चलिए। ऑफ एग्रीमेंट क्या बोलता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एग्रीमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एग्रीमेंट मतलब कि एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ऑफर भी रहना चाहिए, मैंने ऑफर दिया और बदले में किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके मेरे ऑफर को बदले में किसी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तब जाके उसको एग्रीमेंट बोले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसको, एग्रीमेंट एंड इट इन्फोर्सेबिलिटी। एन एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एग्रीमेंट तो बिल्कुल सोशल भी हो सकता है। एग्रीमेंट तो मैं अपने दोस्त आकाश के साथ भी किया था समोसे खाने का, एग्रीमेंट तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, अपने हिसाब से बना सकता हूँ। एग्रीमेंट तो वो हस्बैंड एंड वाइफ भी किया था, हीरो का हार देने का, कहाँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन रहना बहुत जरूरी है, नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, बिल्कुल ना। अभी पढ़ते हैं एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल हर एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। सोशल एग्रीमेंट मतलब कि मैंने कोई कैजुअली एग्रीमेंट बना दिया अपने दोस्त के साथ, ऐसे एक मतलब एक एक मतलब प्लेन पेपर में मैंने लिख दिया कि मेरे दोस्त आकाश मेरे को 4 समोसे खिलाएंगे, मेरे को धक्के मार के निकाल निकाल देंगे यार कोर्ट से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज नॉट कंक्लूडेड और ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसको पूरा करना ही है। एग्रीमेंट को अगर तुम फाड़ के भी फेंक दोगे या तो नहीं भी पूरा करोगे फिर भी चलेगा, ये कैजुअल रहता है ऑब्वियसली। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तो आप पूरा करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उस हिसाब से देखिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ बेसिस, कौन कौन से बेसिस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, फटाफट बताइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, रिपीट करो मेरे साथ, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब पेन चेंज कर, बहुत देर हो गया, चलिए। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहले तो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशंस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ए कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्या लिखावट में भी लिख सकते हैं और अपने वर्ड में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वर्ड बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है और लिखावट में भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, इनफरेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। So the first category of the contract is termed as express contract and the second category is implied contract. तो contract on the basis of creation के
टाइप्स अगर बांटे जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या आएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड, वेयर द टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड। चलिए, वेयर द टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड मतलब कि ऑलरेडी बोल दिया जाता है, मतलब बोलने वाला कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? हमको सब कुछ बोल दिया ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हमको सब कुछ बोल दिया ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड इन वर्ड्स, कहाँ पे? वर्ड्स में। वर्ड्स में स्पोकन या तो रिटन, या तो हमको मुंह से ही बोला गया था ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या तो हमको लिखावट में ही बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कि दूसरा पार्टी ऑलरेडी एक्सप्रेस कर देता है हमको, मतलब बोल देता है हमको क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। स्पोकन या तो रिटन, या तो लिखावट में या तो बोल के, ठीक है? या तो लिखावट में या तो बोल के। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टीज, इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग कोर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अपने से हमको जज करना पड़ता है, अपने से हमको जज करना पड़ता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। चलो एग्जाम्पल देख लो। वेयर ए कूली इन यूनिफॉर्म कैरीज द लगेज ऑफ ए to be carried out of railway station without being asked by A to do so. A allows it. The law implies that A has agreed to pay the services of the coolie. मतलब कि अगर अगर एक स्टेशन में तुम्हारा कूली, अगर एक स्टेशन में अगर एक लाल कपड़े वाला इंसान है, अगर एक लाल कपड़े वाला बुढ़े, ऑब्वियसली बूढ़े व्यक्ति अगर तुम्हारा सामान अचानक से उठा ले और बोले चलो हम चलते हैं, और तुम एग्री कर गए, तुम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जाने दिया उसको लेके, वो सामान को लेके तुमने उसको जाने दिया, और तुमने स्टेशन तक, ऑब्वियसली तुम स्टेशन तक गए और तुम्हें उसने स्टेशन तक छोड़ा, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि तुम एग्री हो गए हो, तुम्हें हाँ या ना नहीं पड़ा, लेकिन ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि तुम एग्री हो चुके हो उस बात पर, क्योंकि तुमने जाने दिया, तुमने अपना सामान उसको उठाने दिया, वो उठा के लेके जा रहा था। अगर तुम एग्री नहीं कर रहे हो तो पहले मना करना चाहिए ना, लेकिन तुमने पहले मना नहीं किया, तुमने पहले मना नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे तुमने बोला नहीं है लेकिन करने से भी तो नहीं रोका है ना। वो तो ऑब्वियसली सामान उठा के जब तुम्हारा जा रहा था तब तुम बोल सकते थे उसको, है ना? चलो स्टेशन पर देखना, स्टेशन पर बहुत सारे स्टेशन पर देखना, और एक एग्जांपल देता हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। बहुत सारे स्टेशन पर देखना कि अचानक से बोलते हैं चाय 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 चाय, तो तुम क्या किए? तुम एक दिन अचानक से बोले हाँ ये दे दो कोई बात नहीं, तो अगर तुम चाय ऐसे ले लेते हो तो ऑफ कोर्स तुमको पैसा देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स तुमको पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज तुमने बोला नहीं है, ऑब्वियसली तुमने पूछा नहीं है उनको, तुम्हें ऑब्वियसली तुमने अचानक से उठा लिया वो चाय, उन्होंने ऑफर किया और तुमने बिना कुछ बोले ऑब्वियसली चाय पी लिया, तब पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब वो ये तो यही एजम्पशन किए, मतलब करेंगे ना कि तुमने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। चलो ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, चलो सबसे पहले तो पढ़ेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इफ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टी हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि दोनों पार्टी ने जब अपना काम परफॉर्म कर दिया, दोनों पार्टी ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में अगर बात करूँ तो दो टाइप्स होते हैं उसके। एक तो होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी ने अपना काम कर दिया, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुमने मेरे को फीस दे दिया। मान लो अगर मैं तुमको एक कोचिंग में पढ़ाता, तुमने मेरे को फीस भी दे दिया और मैंने तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया, तो वो क्या क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टी अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं?
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं? इट इज a contract where both the parties to the contract have still to perform their respective obligations. मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे कि मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, मैंने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट ही किया था और तुमने भी अभी तक फीस नहीं दिया है, तो दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन जब पूरा नहीं करते, अभी तक पूरा नहीं किया है, दोनों दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन अपना काम पूरा नहीं किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। चलो अच्छा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लासिफाई किया जाता है, एक तो यूनिलैटरल, एक बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A unilateral contract is one in which one party has to perform his obligation. Unilateral contract में क्या होता है? सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्मेंस ड्यू है, मतलब कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा मेनली कि तुमने तो फीस दे दिया पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया तुम्हें, मेरा कोर्स कंप्लीशन बाकी है। तुमने मेरे को फीस ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है, तुमने मेरे को फीस ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है, लेकिन मेरा कोर्स कंप्लीशन अभी बाकी है। तो इस केस में मेरा तो ड्यू रहा ना, इसीलिए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं जब एक पार्टी ने अपना काम नहीं किया अभी तक, है ना। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एक मिनट। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन वन इन विच द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज आर ऑब्स्टेंट, मतलब कि दोनों पार्टी का काम बाकी है। जैसे कि तुमने भी अभी तक नहीं पढ़ा, तुमने भी अभी तक फीस नहीं दिया और मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो दोनों पार्टी का काम बाकी है, दोनों पार्टी का काम बाकी है ना। चलो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो इन्फोर्सिबिलिटी कब होता है। एक तो ऑब्वियसली इन्फोर्सिबिलिटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्फोर्सिबिलिटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहला टाइप है वैलिड। कब कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, किस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? इन्फोर्सिबिलिटी के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? वैलिड। दूसरा टाइप क्या है? वॉइड। तीसरा टाइप क्या है? वॉइडेबल। चौथा ये टाइप क्या है? इनलीगल। पांचवा टाइप क्या है? अनइनफोर्सिएबल। 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 ठीक है। सबसे पहले अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, मतलब कि जो जो कंडीशंस लॉ ने रखे थे वो सारे कंडीशंस मैं सेटिस्फाई करके आया हूँ, वो सारे कंडीशंस मैं सेटिस्फाई करके अगर आया हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखो according to the section 2 subsection Z, a contract which ceases to be enforceable by law, ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable by, when it is ceases to be enforceable, मतलब कि जब से obviously an agreement not enforceable by law is void contract. Simple. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ नहीं रखते, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है जिसमें, वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल। इसके लिए इतना हमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस सेक्शन में आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में आता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो किसके क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे बोलना यार, बोल जल्दी, जोर जोर से बोल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। चलो, an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, one or more party thereon, but not the option of other or others, is a voidable contract. मतलब voidable contract मतलब क्या होता है पता है? voidable contract मतलब क्या होता है पता है? ये लॉ का लैंग्वेज है, तुम इजिली नहीं समझ पाओगे, मेरे को समझाना पड़ेगा तुमको, इसीलिए समझो अच्छे से। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में लिखा गया है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब कि ये इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट
मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो किसी, ऑब्वियसली कोई आकाश नाम का व्यक्ति है, बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने आकाश, अगर मैंने उसको एग्रीमेंट साइन करवाए हैं छुरी के धार पे, एकदम चाकू लेके गया, एकदम एक दिन अचानक से चाकू लेके गया और एक कागजात, मतलब उसके घर के कागजात मैंने लेके गया, ठीक है, और अचानक से उसके गले पे रख दिया, ए जल्दी साइन कर तू इसको, जल्दी साइन करवाना, ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा। तो इस केस में अगर वो साइन किया है तो ये मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहलाएगा कि पहले पहले ऑब्वियसली पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट अब आकाश चाहे तो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है कि नहीं, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है माय लॉर्ड, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आकाश क्या कर सकता है, आकाश अभी इसको वॉइड बना सकता है, आकाश में इतना शक्ति है कि इसको वॉइड बना सकता है। तो इसीलिए इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि an agreement which is enforceable below at the one option of one or more parties thereon but not the option of other or others। मतलब दूसरे पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, मतलब आकाश इसको सिर्फ वॉइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन आकाश अगर चाहता है कि ये एग्रीमेंट वैलिड बन जाए तो बना ले आकाश, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ तुम, क्या ही फर्क पड़ता है ना। चलिए, वॉइड और वॉइडेबल, वॉइड और वॉइडेबल का भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड, अच्छा वॉइड एग्रीमेंट क्यों लिखा गया और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा गया, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट हमेशा से तो वॉइड ही है, कभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना। वॉइड किसको बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जो वैलिड नहीं है वो वॉइड है, ठीक है, जो वैलिड नहीं है वो वॉइड है, मतलब इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही ये ऑब्वियसली वॉइड है। और voidable किसको बोलते हैं, इट रिमेन्स वैलिड टिल द रिपीटेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। voidable एग्रीव्ड पार्टी किसको बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी मींस दुखी, एग्रीव्ड पार्टी मींस दुखी पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मींस दुखी पार्टी, कि जब तक दुखी पार्टी इसको वॉइड ना बना दे तब तक ये वैलिड है। जब तक आकाश कोर्ट में जाके, जब तक आकाश, आकाश का एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना, सही बात है ना, जब तक आकाश कोर्ट में जाके ये ना कह दे कि माय लॉर्ड ये ना इंसाफी है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, आकाश को जाके कहना पड़ेगा ना, तब तो कोर्ट समझेगी। चलिए, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो एग्रीमेंट, मतलब जैसे सोशल एग्रीमेंट, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट बना, मेरे और आकाश के बीच में समोसा का एग्रीमेंट बना था, है ना। चलिए, a contract is void if it is essential element of a valid contract, if it is essential element of a valid contract, मतलब अगर अदर देन फ्री कंसेंट इज मिसिंग, तो फ्री कंसेंट जब मिसिंग है, जब मैंने टॉर्चर करके मैं बनाया हूँ शुरुआत से ही, तब उसको ऑब्वियसली वॉइड का ही नाम देंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। अगर कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, अगर मैंने टॉर्चर या तो इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज पता है किसको बोलते हैं, इमोशनल अत्याचार करके ऑब्वियसली रो, मतलब ऑब्वियसली रो धो के अगर मैंने साइन वाइन करवाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है। कौन पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, जिसके साथ ये अत्याचार हुआ था। इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी पार्टी, मतलब कि इस एग्रीमेंट को कोई भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, कोई भी पार्टी या तो एग्रीव्ड पार्टी या तो अपना जो पार्टी है, कोई भी पार्टी इसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। लेकिन इफ द एग्रीव्ड पार्टी सो डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट मे कंटिन्यू टू बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। मतलब एग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एग्रीव्ड पार्टी मतलब आकाश अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है, आकाश का मन, लेकिन आकाश अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, वो भी आकाश का मन, है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी डज नॉट एक्वायर एनी राइट्स, और यहाँ पे an innocent party is in good faith for the consideration acquires good title before the contract is avoided। तो इनोसेंट पार्टी को न्याय जरूर मिलेगा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट मेक इट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
इट इज ऑलवेज रिमेन वॉइड। मतलब कि अगर मान लो कि ये अगर 2 साल 4 साल हो भी गया, ये एग्रीमेंट का 2 साल 4 साल हो भी गया, ये एग्रीमेंट बना हुआ, इन द केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बना हुआ 2 साल 4 साल हो भी गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा से वॉइड ही रहेगा, वॉइड था, वॉइड है, वॉइड रहेगा। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, वैसे ही वॉइड था, वॉइड है, वॉइड रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन ये, इफ इट इज नॉट ए वॉइड विद इन रीजनेबल टाइम, इट मे बी वैलिड, इट मे बिकम वैलिड। मतलब आकाश के पास, ऑब्वियसली आकाश के पास ज्यादा से ज्यादा कितने महीने देंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। अब वो आकाश ये डिसाइड करने में 2 साल 4 साल लगा रहा है, तब तो वैलिड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट ना, क्योंकि इतना सारा टाइम तो नहीं लेना चाहिए था आकाश को। आकाश अगर एग्रीव्ड पार्टी है, मेरा दोस्त आकाश अगर एग्रीव्ड पार्टी है, मैंने छुरी भोंका था, मैंने छुरी, ऑब्वियसली छुरी के धार पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था आकाश से, तो आकाश मेरे को रीजनेबल टाइम में ये कोर्ट को जवाब देता कि नहीं माय लॉर्ड, ये ना इंसाफी है मेरे साथ। लेकिन आकाश क्या किया, 2 4 साल लगा दिया। कोर्ट ने भी बोला अब जा, अब हट जा तू इधर से, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अब कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। क्वेश्चंस ऑफ द डैमेजेस डज नॉट अराइज। ऑफ कोर्स द एग्रीव्ड पार्टी कैन आल्सो क्लेम डैमेजेस। जो दुखी पार्टी है आकाश, मेरे से डैमेज वसूल सकता है। डैमेज मतलब क्या होता है, डैमेज मतलब मेरे को डैमेज नहीं करेगा, तुम लोग तो और भी कुछ नहीं पढ़े हो। डैमेज मतलब कंपेंसेशन नहीं ले सकता, कंपेंसेशन यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि अराइज ही नहीं होता, क्योंकि ये तो वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड ही है। और यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी मेरे से क्लेम कर सकता है डैमेजेस, मेरे से क्लेम कर सकता है कंपेंसेशन, मेरे से कुछ पैसा भी ले सकता है, क्योंकि मैंने गलती करी है, मैंने उसको चाकू के धार पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, फाइन तो लेगा ना। अच्छा, इनलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। द वर्ड इनलीगल मीन्स कॉन्ट्रैरी टू लॉ, मतलब जो लॉ के हित में नहीं है, जो लॉ के हित में नहीं है। You know that contract is an agreement enforceable by law and therefore it cannot be illegal. तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इलीगल नहीं हो सकता, इट इज ओनली द एग्रीमेंट विच इज टर्म्ड एज इलीगल और अनलॉफुल। तो एग्रीमेंट ही रहता है वो भी, ठीक है, क्योंकि उसको तो कॉन्ट्रैक्ट बनने ही नहीं देगा। अगर इलीगल चीज है तो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट बनने ही नहीं देगा, इसलिए इलीगल एक एग्रीमेंट ही रहता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं बदलता है। इलीगल चीज कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं बदलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक लॉ का प्रतीक है ना, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी रहना चाहिए। और इलीगल एग्रीमेंट में तो कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी है नहीं, तो उसको ऑब्वियसली इलीगल एग्रीमेंट ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट ही बोलेंगे, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में बदला ही नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि लॉ के मद्देनजर रखते हुए हम लोग किए ही नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अब आगे चलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की जोर से, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले तुम्हारे। इफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्चुअली वैलिड बट कैनॉट बी इन्फोर्स बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के बारे में उसको मतलब कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के लिए उसको अगर इन्फोर्स तुम नहीं कर सकते, दिस मे बी ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प फी एक्सेट्रा। समटाइम्स कुछ एक टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, जो कि मेरे से अराइज हुआ है, मेरे गलती की वजह से, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, स्टैम्प फी नहीं मैंने दे पाया, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, तो उसको क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारी गलतियां हो गई है इसमें। क्या क्या, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड स्टैम्प फी एक्सेट्रा, बहुत सारी गलतियां होती है। इस गलतियां की वजह से जो चीज नहीं हो पाया उसको बोलते हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, ये चीज ये चीज मैं पॉज कर रहा हूँ, ये चीज आप अपने आप से पढ़िए। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ये चीज आप अपने आप से पढ़िए। वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट अपने आप से पढ़िए, आप पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं अगले दिन आपको पूछूंगा ये सब चीज, ठीक है। आज फिलहाल यहीं तक हम लोग रखते हैं। शुभ रात्रि
और यहीं तक आपको क्या करना है, यहीं तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको अभी अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि सेम वन का एग्जाम आने ही वाला है। चाहे मैं बोल दिया हूँ स्पेशली सीयू, लेकिन चाहे मैं कोई भी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, सीयू, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब पढ़ सकते हो, सभी कोई पढ़ सकते हो। और प्लीज लाइक करो यार, क्या क्या कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अजीब है यार, रिवीजन करवा रहा हूँ इतने अच्छे से। चलो जल्दी से करो, चलो ये सब सारे चीज रिवाइज करके आना, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, तुम मेरे को ईमेल कर देना, नोट्स तुमको वहीं मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को ईमेल कर देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाय, शुभ रात्रि। अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ना। चलो, गुड बाय। सो जाओ। सो मत जाओ, मजाक कर रहा हूँ। चलो पढ़ो, किताब विताब निकाल के पढ़ो। चलो बाय।